नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेन्स विद हिमांशु पर। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो आज हम पॉलिटी पीवाईक्यू 2030 के पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 ऑप्शन दिए हैं: जननांकी निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास। समस्त सम स्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है? यानी कि वित्त आयोग ने किन किन को आधार बनाया है करों के वितरण में। ठीक है, तो पहला कह रहा है जननांकी निष्पादन। ठीक है, तो हम पढ़ते ही हैं कि जो वित्त आयोग जो है वो 6 आधारों पर करों का वितरण करता है, और उसमें एक क्या है, जननांकी निष्पादन यानी जननांकी प्रदर्शन। ठीक है, कौन सा राज्य जनसंख्या को नियंत्रण में कैसा प्रदर्शन करता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है वन और पारिस्थितिकी, तो वित्त आयोग के उन 6 में एक ये भी है कि कौन राज्य वनों और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए कैसे प्रयास करता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है शासन सुधार। देखिए, शासन सुधार का इसमें मतलब इसमें नहीं है, वो उन 6 में शामिल नहीं है। ठीक है, और कोई ऐसा है भी नहीं कि शासन सुधार को लेके कुछ ऐसा हो, तो ये नहीं है। चौथा कह रहा है स्थिर सरकार, तो ये भी नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर कहीं सपोज किसी राज्य में सरकार स्थिर नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है, तो क्या उस राज्य को कर नहीं मिलेगा, अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो ये तो मतलब हम सोच भी सकते हैं ये तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। चौथा पांचवा कह रहा है कर एवं राजकोषीय प्रयास, तो ये सही है। कौन सा राज्य करों और राजकोषीय संरक्षण के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है, तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3, यानी केवल मैंने बी हो गया, केवल 3। ठीक है, तो ये हम सोच सकते हैं कि स्थिर सरकार से कोई मतलब नहीं है कर का। ठीक है, कम से कम एक तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अगला कह रहा है कि सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? यानी ऐसी प्रक्रिया जो विधि के अनुसार भी हो, ठीक है, और उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुचितापूर्ण हो। ठीक है, तो जैसे आप पहले ऑप्शन को देखेंगे कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, यानी नैसर्गिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, यानी ऐसा सिद्धांत जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों, लेकिन क्या है, उनको संरक्षण मिल रहा हो। जैसे नेचर नहीं करता है, नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबको बराबर और समान रूप से समझता है। तो यही प्रक्रिया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया भी यही है कि सबको अपने आप सबको सबका ध्यान रखते हुए न्याय की पहुँच, यानी न्याय तक सबकी पहुँच हो। तो ये हमारा सही हो जाएगा अगर हम ऐसे सोचते हैं, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यानी प्राकृतिक न्याय की प्राप्ति। ठीक है, तो ये हमारा सही है, और ये प्रश्न मतलब अक्सर पूछता भी है। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में देनादिन के जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। दूसरा कह रहा है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में आ रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है जेल प्रशासन जेलों जो है वो राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के तहत होती हैं। हमको ये अच्छे से पता है कि जेल किस सूची का विषय है, जेल जो है वो राज्य सूची का विषय है। जब जेल राष्ट्र सूची का विषय है तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारें अपने अनुसार ही जेलों के नियमों और विनियमों को बनाएंगी, तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत में जेल नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है। देखिए, जब यूपीएससी ना बहुत पुराना कोई कानून दे रही हो, जैसे अभी 1894 दे रही है, इतना पुराना कानून है, अगर वो करंट अफेयर में चर्चा में नहीं है ना, तो वो मैक्स टू मैक्स सही होता है। क्योंकि अब सोचिए, प्रत्येक विद्यार्थी इतने पुराने पुराने कानूनों को लेके तो नहीं पढ़ेगा, बैठेगा उन कानूनों को रटे। तो ये जाहिर सी बात है कि जब इतने पुराने कानून दिए हों और आपको एग्जैक्ट अगर नहीं पता है ना, तो इसको सही मानने में भलाई है, और इसको सही मानना भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, इसकी व्याख्या भी ये करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक, तो पहला कह रहा है यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है।
ठीक। दूसरा कह रहा है यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। तीसरा कह रहा है यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। और चौथा कह रहा है कि यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। अब जरा आप तीसरा ऑप्शन देखिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है प्लस सीमाबद्ध करता है। और हमको अच्छे से पता है कि हमारे देश की सरकार, किसी देश की सरकार जो होती है, वो अपने संविधान के आधार पे ही चलती है। संविधान क्या करता है? उसको शक्ति भी देता है प्लस उसकी सीमा को परिभाषित भी करता है कि आपको इस संविधान के अंतर्गत रह के ही कानूनों का निर्माण करना है। अब जैसे अगर अगर सपोज करिए कि कोई सरकार ऐसा कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो अनुच्छेद 13 के तहत क्या होता है? आच्छादन का सिद्धांत आ जाता है। और कोर्ट क्या करता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसको उसको सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको विशेष ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न आयोग ने डिलीट कर दिया था, तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं, यानी कितने, इसमें से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हम पढ़ते हैं, ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, राष्ट्रीय विधि आयोग भी नहीं है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी नहीं है। तो सिर्फ इसमें क्या होगा? केवल एक हो गया। ठीक है, तो 102 में जो संविधान संशोधन था उसके तहत क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अगला है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य या कृत्य अविधिमान्य हो जाएंगे। आप सोचिए, अगर राष्ट्रपति को मान लीजिए उसके उच्चतम न्यायालय उसको शून्य कर दे उसके पद को, तो यानी उससे पहले उसने सपोज 2 साल 3 साल जो कार्य किए हैं वो क्या कार्य मतलब जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये ऐसे भी हम सोच सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा कि ये सही नहीं है। दूसरा कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि उस कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी शेष हैं। तो ऐसा भी नहीं है, सपोज राष्ट्रपति का चुनाव होना है, किसी राज्य में विधानसभा भंग है, ठीक है, अब विघटित है, तो राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए पर जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति एक सीमा के अंदर दे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। ठीक है, ये हम सोच के भी कर सकते थे कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा के पास भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। दूसरा कह रहा है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा को उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। अब देखिए, पहले वाले की बात जस्ट दूसरे वाले में उल्टी है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है। और ये कौन सा गलत है? हम अगर ऐसे सोचें कि हमको पता है कि हमेशा धन विधेयक लोकसभा में आता है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, तो इस आधार पर राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हुई? कम हो गई। तो ये वाला हम इसको गलत मान सकते हैं और ये हम सही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता भी है कि राज्यसभा सिर्फ सलाहकारी, धन विधेयक को लेकर सिर्फ सलाहकारी भूमिका में रहती है। ठीक है, दूसरा है कि तीसरा कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। सही बात है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। सही बात है, हम पढ़ते भी हैं कि संयुक्त बैठक क्या है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, बाकी सब पे हो सकती है, तो वित्त विधेयक पे भी हो सकती है। तो ये भी क्या हुआ कि ये भी सही हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, और ये सही बात है, और ये हम कल वाले पीवाईक्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी क्षेत्र को मतलब अधिसूचना अनुसूचित क्षेत्र या घोषित करना राष्ट्रपति करता है। दूसरा कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, हमको पता ही है। तीसरा कह रहा है कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। अब ये देखिए, इसमें कह रहा है कि मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है, और हमने पढ़ा है कि जो राज्यपाल होता है वो क्या होता है, एक तरीके से केंद्र सरकार का एजेंट होता है, जो राज्यों के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करता है। तो यहाँ मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या, एक और दो सही है, तो विकल्प क्या होगा, बी सही हो गया। ठीक है, अगर हमको बहुत ना भी पता हो ना, तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि यार राज्यपाल ही काम करता है तो मुख्यमंत्री क्यों करेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। ठीक है, और दूसरा कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। तो ये जाहिर सी बात है, जब इसका विवरण यहाँ हो गया तो ये यहाँ हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, और जब ये सही है तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर कह रहा है कि अनुच्छेद 335 क्या द्वारा सीमित होगा, आरक्षण नीतियां प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी, और यहाँ कह रहा है उसकी परिभाषित करता है नहीं, तो जब वहाँ सीमित कर रहा है तो यहाँ परिभाषा की सीमा तो परिभाषा तो इसमें नहीं होगी 335 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। ठीक है, तो ये हम पढ़ते ही हैं कि केंद्र सरकार का ये दायित्व होता है कि वो राज्यों की रक्षा करें आंतरिक विक्षोभों से, जिस तरीके से वो होते हैं। दूसरा कह रहा है भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने की छूट प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये और ये सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये वाला हमारा गलत है, तीसरा वाला हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि वैसे नॉर्मल डेज में क्या होता है कि जो पुलिस के सामने एक अभियुक्त जो गवाही या बयान देता है उसको साक्ष्य नहीं माना जाता है, लेकिन जब आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 की बात आती है तो पुलिस के सामने दिया गया अभियुक्त का जो वो होता है तो उसको साक्ष्य माना जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है 2002, तो इस पर हमको ध्यान देना है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह होंगे। तो कह रहा है कि यानी संसद में जो 12 लोकसभा या जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चयन करता है, मनोनयन करता है, वो राष्ट्रपति की जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का तो उसमें शामिल होंगे, ये कह रहा है कथन, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 12 वो सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको नहीं पता, तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 को राष्ट्रपति ने चुना और जाहिर सी बात है चुनेगा, कल को वो उसी के पक्ष में वोट करेंगे, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा। इस आधार पर अगर हम सोचेंगे तब भी ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान उतना ही अधिक होता है, तो ये एकदम गलत है। ठीक है, विधानसभा में सीटें जितनी अधिक होंगी उस राज्य के एमएलए का वोट का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है।
तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। ये भी गलत है, क्योंकि देखिए अगर जनसंख्या वाइज देखा जाए तो केरल की जनसंख्या मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, ठीक है, और सीटें में बहुत अंतर नहीं है। तो वहाँ के केरल के जो विधानसभा सदस्य का मत का मूल्य मध्य प्रदेश के मत के मूल्य से ज़्यादा है। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चौथा कह रहे पांडिचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पांडिचेरी की कुल जनसंख्या के निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या के अनुपात में अधिक है। ये सही बात है, हम पढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। तो चौथा हमारा सही हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये अभी हाल से ही शुरू हुआ, जल्दी से शुरू हुआ है। दूसरा कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान की प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। तो ऐसा नहीं है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है, ना कि प्रारूप समिति के गठन के चक्कर में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, दूसरा गलत हुआ, पहला सही है, तो सी आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया था, बन गया था, लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया था, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो चुका था, ठीक है। अभी ये प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समस्थापित किया जाता है। दूसरा कह रहा है होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तो ये हम जान ही रहे हैं कि होमगार्ड हमारे यहाँ भी हैं, स्टेट में भी हैं, और वो क्या करते हैं, पुलिस की सहायता ही करते हैं। तो ये तो हमको पता ही होगा, अनुमान से भी हम सही कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन को संस्थापित किया गया है। अब देखिए इसमें कीवर्ड है कुछ, है, कुछ कीवर्ड है। तो हो सकता है कि भारत में इतने राज्य हैं, कई राज्य तटों से लगे हुए हैं जिनकी तटीय सीमा है, तो हो सकता है वहाँ कुछ होमगार्ड ऐसे भी होते हैं जो तटीय सीमा को सुरक्षा देते हैं। जो कुछ की बात कर रहा तो हो सकते हैं, कुछ को जरा ध्यान देना है, रुकना है, एक मिनट सोचना है। तो तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब पहला कह रहा है कि होमगार्ड को क्या कह रहा है, होमगार्ड अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों के अधीन, और हमको पता है कि पुलिस क्या होती है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। जब पुलिस राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आएगी तो होमगार्ड भी उसी में आएगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या हमारा बी सही हो गया, ठीक है। या ऐसे भी सोचना है, सूची सूची कौन विषय किस सूची में, जैसे इससे पहले भी हमने एक राज्य सूची वाला अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये भी राज्य सूची का विषय का क्वेश्चन है। तो पहला गलत हो गया, दो सही हो गए हमारे। इस प्रश्न को देखिए थोड़ा, कि अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, यह कृत्य किस अधिनियम के अधीन आता है, तो ये मतलब कृत्य एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ जो है, यह कृत्य किस अधिनियम के तहत आता है। तो अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत आता है। दूसरा कहता है किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। तो कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत आता है। और तीसरा कह रहा है बंदूक या तोप में अनुष्ठान पर गोली या गोला दागने जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा में जोखिम हो सकता है। तो कह रहा है आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आता है। तो ये क्वेश्चन जानते हैं, उसमें करंट अफेयर में रहा होगा, और कुछ ऐसा है, तो इसमें ये और ये वाला तो सही है, लेकिन ये गलत है। तो केवल दो आंसर इसका है, ठीक है। तो ये थोड़ा करंट अफेयर में रहा होगा, इसलिए पूछा है, ठीक है। धन्यवाद, बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जो भी अपना अनुभव जरूर बताइएगा। धन्यवाद।